हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है रिलीजन्स एंड इसके अंदर हम सभी रिलीजन्स के बारे में डिटेल में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो देखना है हमको वो है बुद्धिज़्म। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म इमर्ज इन द 6th century BC in ancient India, specifically the Magad region, during a period of intense socio-economic and political transition known as the Second Urbanization। तो बुद्धिज़्म की शुरुआत हुई थी 6th century BC से, एंशियंट इंडिया के अंदर, मगध रीजन जो था उसके अंदर से। उस वक्त इंडिया में एक बड़ा बदलाव चल रहा था, जिसे सेकंड अर्बनाइजेशन मतलब दूसरा नागरिकरण भी बोला जाता था, यानी नए नए शहर और टाउन्स बन रहे थे उस टाइम पे। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, द एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड लेड टू द राइज ऑफ मर्चेंट क्लास वैश्यस अंडर द रिजिड वैदिक वर्ण कास्ट सिस्टम। Merchants occupied the third rank despite their economic power. Buddhism, by rejecting hereditary caste hierarchies, provided an egalitarian alternative text that attracted strong financial support from trade guilds। इस पीरियड के अंदर खेती मतलब एग्रीकल्चर एक्सपांड हो रहा था एंड व्यापार भी एक्सपांड हो रहा था, मतलब ट्रेड भी बढ़ रहा था। तो इस वजह से जो वैश्यास लोग थे, मतलब मर्चेंट क्लास उस टाइम का व्यापारी लोग, उनके पास बहुत पैसा आ गया था। तो वैदिक वर्ण मतलब कास्ट सिस्टम के मुताबिक अगर देखें तो वैश्यास के पास पैसा होता था, पर समाज में उनका रैंक थर्ड नंबर पर आता था। मतलब ब्राह्मण्स और क्षत्रियस के बाद वैश्यास गिने जाते थे एंड उन्हें वो इज्जत नहीं मिलती थी जो उनके पास पैसे के हिसाब से होनी चाहिए थी। एंड उस टाइम पे बुद्धिज्म ने बर्थ बेस कास्ट हियरार्ची मतलब जातिवाद को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था एंड उन्होंने कहा था कि सब बराबर है, मतलब इगैलिटेरियन अल्टरनेटिव उनका था। तो इसीलिए वेल्थी मर्चेंट्स जो थे उन्होंने बुद्धिज्म को बहुत पसंद किया था और दिल खोलकर फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब दान भी दिया था उस टाइम के अंदर। पॉलिटिकल फैक्टर्स, the period saw the rise of powerful centralized monarchies, Mahajanpadas like Magad and Kosala. The rulers of the state, Kshatriyas, often contested the religious and social supremacy claimed by priestly class Brahmins। तो इस टाइम पर बड़े बड़े और पावरफुल किंगडम्स बन रहे थे, जैसे मगध हो गया एंड कोसला हो गया, जिन्हें महाजनपदास कहा जाता था। एंड इन स्टेट्स के जो किंग्स मतलब राजा थे वो क्षत्रिय कास्ट के थे एंड वो लोग एक बहुत ही प्रीस्टली क्लास मतलब ब्राह्मण्स, उनकी सुप्रीम डोमिनेंस मतलब सामाजिक सुप्रीमसी को चैलेंज कर रहे थे। राजाओं को लगता था कि रूल हम कर रहे हैं तो सुप्रीमसी भी हमारी होनी चाहिए, इसलिए क्षत्रिय किंग्स ने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया था उस टाइम में। फाउंडर Siddhartha Gautama, 563 to 483 BC, a prince of Shakya clan of Kapilavastu, abandoned his royal life at the age of 29 in search of truth, the great renunciation. After years of asceticism and meditation, he attained enlightenment, जिसको निर्वाणा बोला जाता, under a Bodhi tree in Bodh Gaya, and came to be known as the Buddha, the awakened one. He delivered his first sermon at Sarnath, an event known as Dharmachakra Parivartana, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। तो अगर हम बुद्धिज्म के जन्मदाता मतलब फाउंडर इनके बारे में पढ़े तो उनका नाम आता है सिद्धार्थ गौतमा, जो कपिलावस्तु के शक्य क्लैन के एक राजकुमार मतलब प्रिंस थे। उन्होंने 29 साल की उम्र में सच की खोज में अपना राजपाट छोड़ दिया था एंड इस इवेंट को ही द ग्रेट रिनंसिएशन कहा जाता था। एंड इन्होंने कई सालों तक कठिन तपस्या और मेडिटेशन करी एंड उसके बाद उन्हें बोध गया में एक बोधि ट्री मतलब एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान मिला, जिसको निर्वाणा बोला जाता। एंड तब से उन्हें बुद्धा द अवेकन वन मतलब जगा हुआ इंसान कहा जाता था। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था एंड इस इवेंट को हिस्ट्री में धर्मचक्र प्रवर्तना मतलब टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ कहा जाता है। देन अभी देखते कोर डॉक्ट्रिन एंड टीचिंग्स क्या थी बुद्धिज्म की। सबसे पहले हमने देखा ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। तो उस टाइम के कुछ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, देन पॉलिटिकल फैक्टर्स थे एंड देन हमने देखा ओरिजिन मतलब फाउंडर कौन थे बुद्धिज्म के। उसके बाद हम देखेंगे कोर डेफिनेशंस एंड टीचिंग्स। द फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क ऑफ बुद्धिज्म इज सेंटर्ड अराउंड रैशनलिज्म, इथिकल कंडक्ट एंड साइकोलॉजिकल एनालिसिस, मूविंग अवे फ्रॉम मेटाफिजिकल रिचुअल्स। तो बुद्धिज्म कोई अंधविश्वास या कठिन पूजा पाठ मतलब मेटाफिजिकल रिचुअल्स पर बिलीफ नहीं करता था। ये रैशनलिज्म मतलब लॉजिक एंड तर्कवाद पर बेस्ड था। उसके बाद ये इथिकल कंडक्ट मतलब अच्छे व्यवहार पर बेस्ड था
और साइकोलॉजिकल एनालिसिस मतलब मन को समझाना, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर ये चलता था बुद्धिज्म। तो कौन से टॉपिक्स देखे हमने? रैशनलिज्म मतलब लॉजिक लगाना किसी भी चीज़ का, उसके बाद इथिकल कंडक्ट मतलब अच्छा व्यवहार रखना, एंड साइकोलॉजिकल एनालिसिस मतलब मन को समझाना। तो बुद्धिज्म के अंदर 4 नोबल ट्रूथ बताए गए थे जिनको आर्य सत्यास भी बोला जाता। दिस फॉर्म द फाउंडेशनल डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसॉफी। तो बुद्धा ने लाइफ को डायग्नोस करने के लिए 4 सबसे बड़े सच बताए। उनमें सबसे पहले आता है दुख, जिसको सफरिंग बोला जाता है। लाइफ इज इनहेरेंटली फुल ऑफ सॉरो एंड डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। मतलब लाइफ में दुख है, बर्थ से लेकर डेथ तक दुख है, एंड डिससेटिस्फैक्शन लाइफ का एक हिस्सा है। देन दुख समुदया, जिसको कॉज ऑफ सफरिंग बोला जाता है। द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग इज डिजायर, अटैचमेंट एंड इग्नोरेंस। एंड ये जो दुख है इसका एक कारण है और वो है डिजायर मतलब इच्छा, अटैचमेंट और इग्नोरेंस मतलब ज्ञान की कमी। देन दुख निरोध, सिसेशन ऑफ सफरिंग। इट इज पॉसिबल टू एंड सफरिंग बाय एलिमिनेटिंग डिजायर एंड अटैचमेंट। एंड दुख को खत्म किया जा सकता है अगर हम अपनी डिजायर्स और अटैचमेंट को कंट्रोल कर ले, तो दुख भी खत्म हो जाएगा। देन फोर्थ था दुख निरोधा गमिनी प्रतिपदा, पार्ट 2 सिजेशन। द पाथ लीडिंग टू द रिमूवल ऑफ सफरिंग इज द 8-fold पाथ। दुख खत्म करने का एक रास्ता है और उस रास्ते का नाम है 8-fold पाथ मतलब अष्टांगिका मार्ग। तो इस प्रकार बुद्धा जी ने उनके लाइफ के अंदर 4 बड़े सच बताए थे। एंड जो चौथा सच उसके अंदर उन्होंने बताया था पाथ टू सिजेशन, उसके अंदर उन्होंने 8-fold पाथ का जिक्र किया था। तो वो 8-fold पाथ जिन्हें अष्टांगिका मार्ग बोला जाता है वो किस प्रकार थे वो अभी देखते। द बुद्ध एडवोकेटेड फॉर मध्यमा प्रतिपदा, द मिडल पाथ, advising against both extreme luxury and extreme self mortification. The path is divided into 3 functional categories. बुद्धा जी ने कहा हमेशा मिडल पाथ मतलब मध्यम मार्ग अपनाओ, ना तो एक्सट्रीम लग्जरी मतलब बहुत ज़्यादा आराम भी ना करो और ना ही एक्सट्रीम सेल्फ मॉर्टिफिकेशन मतलब अपने शरीर को भूखा रख कर कष्ट भी ना करो। एंड उन्होंने इसलिए बोला कि बीच का रास्ता बेस्ट है, बीच का रास्ता ही अपनाओ मतलब काम भी और आराम भी। तो ये जो 8-fold पाथ थे इनको 3 मेन कैटेगरीज के अंदर मैंने बांटा है। उनमें सबसे पहले कैटेगरी आती है देन कंपोनेंट एंड उसका डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले आता प्रगना मतलब विजडम, उसके कंपोनेंट है राइट व्यू एंड राइट रिजॉल्व। एंड इसका डिस्क्रिप्शन है अंडरस्टैंडिंग द 4 नोबल ट्रूथ इंटेंडिंग टू अवॉइड हार्म एंड प्रैक्टिस रिनंसिएशन। मतलब राइट व्यू का मीनिंग ये है कि 4 नोबल ट्रूथ को सही से समझना, एंड राइट रिजॉल्व का मीनिंग ये है कि किसी को नुकसान ना पहुंचाने का संकल्प लेना। देन जो सेकंड कैटेगरी है वो है शीला, जिसको कंडक्ट बोला जाता है। उसके अंदर राइट स्पीच मतलब अवॉइडिंग लाइज, स्लैंडर एंड हार्श वर्ड्स। राइट स्पीच का मतलब झूठ, निंदा या कड़वे शब्द नहीं बोलना। उसके बाद राइट एक्शन, अब्सटेनिंग फ्रॉम किलिंग, स्टीलिंग एंड मिसकंडक्ट मतलब चोरी, हिंसा और गलत कामों से दूर रहना। उसके बाद राइट लाइवलीहुड, अर्निंग अ लिविंग विदाउट कॉजिंग हार्म टू लिविंग बींग्स मतलब ऐसा बिजनेस या फिर जॉब करना जिससे किसी जीव को दुख ना पहुंचे। देन थर्ड कैटेगरी थी समाधि, जिसको मेडिटेशन भी बोल सकते। तो उसके अंदर आते राइट एफर्ट, प्रिवेंटिंग अनहोलसम स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग में बुरे विचारों को आने से रोकना। देन राइट माइंडफुलनेस, रिमेनिंग फुल्ली अवेयर ऑफ वंस बॉडी फीलिंग्स एंड माइंड मतलब अपने बॉडी फीलिंग्स और माइंड के प्रति हमेशा अवेयर रहना। उसके बाद राइट कंसंट्रेशन, प्रैक्टिसिंग डीप फोकस मेडिटेशन। डीप और फोकस मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना। तो इस प्रकार ये 8 अष्टांगिका मार्ग थे, 8-fold पाथ थे जो गौतम बुद्ध जी ने बताए थे। उनमें सबसे पहले राइट व्यू, सेकंड नंबर पे राइट रिजॉल्व, उसके बाद राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। तो अभी देखते कोर फिलोसॉफिकल कंसेप्ट। प्रतीत्य समुपत्पदा, dependent origination. The doctrine of cause and effect, it states that nothing exists independently. Every phenomenon arises in dependence upon specific causes and condition. मतलब ये जो प्रतीत्य समुत्पदा ये बताता कॉज एंड इफेक्ट के बारे में मतलब कारण और परिणाम का रूल के बारे में। दुनिया में कोई भी चीज़ अकेले या खुद से पैदा नहीं होती, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है मतलब कॉज होता है। ये इसके अंदर बताया गया था। अनिस्सा,
Impermanence, the belief that everything in the physical and mental universe is in constant state of flux and change. मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि इस दुनिया के अंदर सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ हमेशा बदल रहा है, मतलब कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स चालू है, कुछ भी परमानेंट नहीं है. देन थर्ड फिलोसॉफिकल कंसेप्ट जो बताया गया था वो था अनत्ता, नॉन सेल्फ. द रिजेक्शन ऑफ एन इटर्नल अनचेंजेबल सोल, आत्मा. द इंडिविजुअल इज इंस्टेड व्यूड एज अ चेंजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल फोर्सेस नोन एज द फाइव एग्रीगेट्स स्कंदास. तो बुद्धिज्म ये कहता था कि कोई परमानेंट ना बदलने वाली आत्मा नहीं होती. तो इंसान बस 5 चीज़ों मतलब फिजिकल एंड मेंटल फोर्सेस का एक बदलता हुआ कॉम्बिनेशन है जिसे स्कंदास बोला जाता है. देन रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स एंड वर्ना. बुद्धिज्म डिनाइड द डिवाइन ऑथोरिटी ऑफ द वेदास, अपोज एनिमल सैक्रिफाइसेस एंड असर्टेड that a person's status is determined by their moral actions, karma, not their birth. फोर्थ फिलोसॉफिकल कंसेप्ट मतलब रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स एंड वर्ण ये कहता है कि बुद्धिज्म ने वेदास की डिवाइन ऑथोरिटी को मानने से इनकार कर दिया था एंड उन्होंने एनिमल सैक्रिफाइसेस जैसे बलि प्रथा चलती रहती थी उस टाइम पे उसका बहुत विरोध किया था और कहा था कि इंसान का स्टेटस उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से डिसाइड होता है. बुद्धिस्ट संघ एंड गवर्नेंस. The Sangha was monastic order established by the Buddha to preserve and propagate his teachings. For law students, the Sangha represents an early example of democratic constitutional governance in India. तो बुद्धा जी ने अपनी टीचिंग्स को सेफ रखने के लिए और उन्हें फैलाने के लिए मॉन्क्स मतलब भिक्षुस का एक ग्रुप बनाया था जिसे संघ कहा जाता था. एंड लॉ स्टूडेंट्स के नज़रिए से ये बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि संघ एंशिएंट इंडिया में डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का पहला एग्जाम्पल था. तो इनके अंदर सबसे पहले डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर आता था. द संघ फंक्शन ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इनहेरिटेड फ्रॉम द ट्राइबल रिपब्लिक्स गनास ऑफ एंशिएंट इंडिया. ऑल मॉन्क्स हेल्ड इक्वल स्टेटस रिगार्डलेस ऑफ देयर पास्ट कास्ट और इकोनॉमिक बैकग्राउंड. तो संघ बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक तरीके से चलता था. जैसे ही कोई मॉन्क संघ में आता था तो उसकी पुरानी कास्ट या इकोनॉमिक बैकग्राउंड खत्म हो जाता था एंड सभी मॉन्क्स इक्वल पोजिशन पर हो जाते थे. इस प्रकार से लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल प्रोसीजर. The rules governing monastic life were codified in Vinay Pitaka. मतलब अगर हम देखें तो इनका काम करने का तरीका, इनके रूल्स सभी विनय पिटका नाम की एक बुक के अंदर लिखे गए थे. उनमें सबसे पहले मीटिंग्स रिक्वायर्ड अ मिनिमम कोरम ऑफ मॉन्क्स टू बी लीगली वैलिड. मतलब किसी भी मीटिंग को वैलिड मानने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मॉन्क्स का होना ज़रूरी था जैसे आज के पार्लियामेंट में होता है. देन प्रोपोजिशंस मतलब नट्टी बोला है उसको, वेर इंट्रोड्यूस डिबेटेड एंड वोटेड अपॉन. एंड उसके अंदर फिर किसी भी नए रूल या प्रपोजल को मीटिंग में लाया जाता था एंड उसके ऊपर डिबेट चलती थी एंड वोटिंग वगैरह होती थी. देन डिसीजंस वेयर मेड इधर थ्रू कंसेंसस और बाय मेजॉरिटी वोट यूजिंग वुडन वोटिंग स्टिक्स सलाकास. तो डिसीजंस या तो सबकी सहमति मतलब कंसेंसस से लिए जाते थे या फिर मेजॉरिटी वोटिंग से. एंड वोटिंग के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था एंड उस लकड़ी की स्टिक्स को सलाकास बोला जाता था. देन मॉन्क्स हैड टू पब्लिकली कन्फेस violations of monastic law during a bi-monthly assembly called uposatha. एंड महीने में 2 बार एक असेंबली हेल्ड होती थी जहां अगर किसी मॉन्क से संघ के रूल्स टूटते थे तो उसे सबके सामने पब्लिकली एक्सेप्ट मतलब कन्फेस करना पड़ता था. बुद्धिस्ट काउंसिल एंड सेक्ट. फॉलोइंग द डेथ महापरिनिर्वाणा ऑफ बुद्ध, disputes over doctrine led to 4 major Buddhist council which shaped the evolution of the religion. तो बुद्धा जी की डेथ मतलब महान परिनिर्वाणा के बाद आपस के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए 4 बड़ी मीटिंग्स बुलाई गई थी जिन्हें बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहा जाता था. उसके अंदर सबसे पहले अगर हम देखें तो फर्स्ट काउंसिल 483 BC held at Rajagriha under patronage of King Ajatshatu, Haranyaka dynasty. It was presided over by Mahakasappa. The teachings were divided into Vinay Pitaka recited by Upali and the Sutta Pitaka recited by Ananda. तो सबसे पहली काउंसिल हुई थी राजगृह के अंदर एंड उस टाइम का राजा था किंग अजातशत्रु. एंड इसका रिजल्ट ये निकला था इस काउंसिल का कि बुद्ध की टीचिंग्स को 2 भागों में बांटा गया था. एक विनय पिटका मतलब मॉन्क्स के जो रूल्स थे और सुत्त पिटका मतलब बुद्ध के सेरमन्स और टीचिंग्स. एंड जो मॉन्क्स के रूल थे विनय पिटका उनको उपाली ने रिसाइट किया था और जो सुत्त पिटका थे मतलब बुद्ध जी की टीचिंग्स वगैरह उनको आनंद ने रिसाइट किया था. Then second council 383 BC held at Vaishali under King Kalasoka Shishunaga dynasty. Internal disputes over monastic discipline led to the first schism dividing the order into orthodox
स्थविरा वदिन्स एंड रिफॉर्मिस्ट महासंघिकास। तो सेकंड काउंसिल हुई थी वैशाली के अंदर एंड वहाँ राजा थे किंग कलोसाका। एंड इसका रिजल्ट यह था कि मोंग के बीच के जो रूल्स थे उनको लेकर थोड़ा झगड़ा हो गया था, जिससे पहले स्किज्म मतलब बंटवारा हुआ था एंड दो ग्रुप्स बने थे। एक था स्थविरवदिन्स जो पुराने स्ट्रिक्ट रूल्स चाहते थे और महासंघिकास जो थोड़े चेंज चाहते थे। देन थर्ड काउंसिल हेल्ड हुई 250 BC में, हेल्ड एट पाटलिपुत्र अंडर एम्परर अशोका मौर्य डायनेस्टी, प्रिसाइडेड ओवर बाय मोगलीपुत्र तीसरा। इट एस्टैब्लिश्ड सेक्रेटरियन ऑर्थोडॉक्सी एंड कंपाइल्ड अभिधम्म पिटका कंप्लीटिंग द त्रिपिटका। तो थर्ड काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में एंड उस टाइम पे राजा थे एम्परर अशोका। इस मीटिंग का ये रिजल्ट आया था, बुद्धिज्म के रूल्स को फिक्स किया गया था और एक तीसरी बुक मतलब अभिधम्म पिटका जो फिलोसॉफिकल एनालिसिस पे बेस्ड थी उसको जोड़कर त्रिपिटका मतलब थ्री बास्केट्स को कंप्लीट कर दिया गया था। एंड थर्ड काउंसिल के बाद जो थी वो थी फोर्थ काउंसिल जो 72 CE में हेल्ड हुई, हेल्ड एट कुंदलवना इन कश्मीर अंडर द किंग कनिष्का कुशन डायनेस्टी, प्रिसाइडेड ओवर बाय वसुमित्रा। दिस काउंसिल फॉर्मलाइज्ड द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म इनटू टू मेजर सेक्ट। तो ये जो फोर्थ काउंसिल थी ये कश्मीर के कुंदलवन में हुई एंड उस टाइम पे राजा थे किंग कनिष्क। एंड इसका रिजल्ट ये आया कि बुद्धिज्म को ऑफिशियली दो बड़े सेक्ट मतलब दो बड़े भागों में बांट दिया गया। सबसे पहला हिनयना, उसको ही थेरावदा बोला जाता। द ऑर्थोडॉक्स सेक्ट इट रिगार्डेड बुद्धा एज अ ह्यूमन टीचर, रिजेक्टेड आइडल वर्शिप, यूज पाली टेक्स्ट एंड फोकस ऑन इंडिविजुअल लिबरेशन अरहत। तो ये जो हिनयाना नाम का सेक्ट था ये ऑर्थोडॉक्स मतलब पुरानी सोच के लोग थे इसके अंदर सभी। ये बुद्धा जी को एक इंसान और टीचर मानते थे एंड आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करते थे और पाली लैंग्वेज का ही यूज़ करते थे ये लोग। एंड उनका गोल खुद का मोक्ष मतलब अरहत पाना था। देन जो सेकंड सेक्ट था वो था महायाना, द रिफॉर्मिस्ट सेक्ट। इट डिफाइड द बुद्धा, इंट्रोड्यूस आइडल वर्शिप एंड रिचुअल्स, यूज संस्कृत एंड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्वास, compassionate beings who delayed their own salvation to help humanity। तो ये जो सेकंड ग्रुप था ये रिफॉर्मिस्ट मतलब नए ज़माने के लोगों का ग्रुप था। इन्होंने बुद्धा को भगवान बना दिया था और मूर्ति पूजा मतलब आइडल वर्शिप शुरू कर दी थी और संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करना चालू कर दिया था। एंड इन्होंने बोधिसत्वास का कंसेप्ट लाया, यानी ऐसे कंपैशनेट बीइंग जो दूसरों की मदद के लिए अपना मोक्ष डिले कर देते थे। देन अभी देखते हैं हिस्टोरिकल कॉजेस फॉर डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। Despite expanding across Asia under patronage of rulers like Ashoka, Kanishka and Harsha, Buddhism gradually declined in its land of origin due to specific internal and external factors। तो बुद्धिज़्म पूरे एशिया में फैला था पर इंडिया मतलब अपने बर्थ प्लेस से धीरे धीरे गायब होना चालू हो गया था। इसके पीछे कुछ रीजन्स थे, वो इस प्रकार थे जैसे इंटरनल करप्शन एंड डिवीजन। ओवर टाइम द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज विहारास accumulated immense wealth through royal grants and donations. This wealth led to corruption, laxity in discipline, and a departure from the simple monastic ideals established by Buddha. The growth of tantric variants like Vajrayana Buddhism further alienated ordinary followers। तो शुरुआत में जो विहारास थे मतलब मोनेस्ट्रीज वगैरह थे वो सिंपल थे, पर बाद में राजाओं और रिच लोगों से इतना दान मिला कि मोनेस्ट्रीज के पास बहुत पैसा आ गया एंड इसी वेल्थ की वजह से करप्शन और आराम परस्ती बढ़ गई थी। एक नया फॉर्म आया था जिसको वज्रयाना बुद्धिज्म बोला जाता, जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस पर बेस्ड था, जिसकी वजह से नॉर्मल लोग इससे दूर होने लगे थे। देन जो सेकंड कॉज था डिक्लाइन के लिए वो था रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म। हिंदुइज्म अंडरवेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टू काउंटर द पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म। फिलोसोफर्स लाइक आदि शंकराचार्य revitalized Hindu philosophy and Gupta emperors patronized Puranic Hinduism. The assimilation of Buddha into the Hindu pantheon as the ninth avatar of Vishnu minimized the distinct identity of Buddhism। तो हिंदुइज्म ने अपनी कमियों को दूर करने के लिए रिफॉर्म्स किए थे। आदि शंकराचार्य उस टाइम के एक बहुत बड़े फिलोसोफर्स माने जाते जिन्होंने हिंदू फिलोसॉफी को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाया था। साथ ही हिंदू रिलीजन ने एक स्मार्ट चीज़ की थी, उन्होंने बुद्धा को लॉर्ड विष्णु का नाइन्थ अवतार घोषित कर दिया था। इससे बुद्धिज्म की अपनी एक अलग पहचान मतलब जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई थी। देन जो थर्ड कॉज था वो था लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। आफ्टर द फॉल ऑफ पाला डायनेस्टी इन बंगाल बुद्धिज्म लॉस्ट मेजर स्टेट सपोर्ट। सब्सिक्वेंट रूलिंग डायनेस्टीज फेवर्ड ईदर हिंदुइज्म और जैनिज्म। तो पाला डायनेस्टी के बाद बुद्धिज्म को राजाओं का सपोर्ट मिलना बंद हो गया था,
नए किंग्स या तो हिंदुइज्म को सपोर्ट कर रहे थे या फिर जैनिज्म को। देन फॉरेन इन्वेजन, ये था फोर्थ कॉज ऑफ डिक्लाइन। द फाइनल ब्लो केम फ्रॉम मिलिट्री इन्वेजन्स। सेंट्रल एशियन Huna invaders like Mihirakula destroyed monasteries in northwest India during the 6th century. Later, during the 12th and 13th century, Turkic invaders led by Bakhtiyar Khilji sacked and burned key intellectual centers like Nalanda and Vikramashila universities, executing monks and driving the remaining community into Tibet and Nepal. तो ये सबसे आखिरी और सबसे बड़ा झटका था। ये जो फॉरेन इन्वेजन है, मतलब विदेशी आक्रमण, ये बहुत ही मेजर कॉज था जिसकी वजह से डिक्लाइन इन बुद्धिज्म पाया गया। तो 6th सेंचुरी के अंदर सेंट्रल एशिया ह्यूना इन्वेडर्स ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के मोनास्ट्रीज को बर्बाद कर दिया था। एंड उसके बाद जो 12th एंड 13th सेंचुरी आई, उसके अंदर बख्तियार खिलजी जो था टर्की इन्वेडर, उसने नालंदा और विक्रमशिला जैसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को आग लगाकर जला दिया था और राख कर दिया था। एंड कितने सारे मॉन्क्स को मार दिया था। जो बचे थे वो अपनी जान बचाकर तिब्बत और नेपाल भाग गए थे। तो इसी वजह से डिक्लाइन इन बुद्धिज्म पाया गया है इंडिया के अंदर। तो हमने डिटेल में बुद्धिज्म ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो आपको पेपर में आए तो बस ये पॉइंट्स वगैरह याद रख लेना अच्छे से। आप चाहे तो इन पॉइंट्स को सेपरेटली एक पेज पर भी लिख सकते।